हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैं करण कुमार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही शानदार सेशन जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? तो मनी बिल और फाइनेंस बिल जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम लोग जो है आज समझने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझा था तो एक बार आप देख लीजिए। प्रीवियस क्लास में मैंने जो है आपको टाइप ऑफ बिल्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑर्डिनरी बिल जो है ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया था। और लास्ट क्लास में ही हमने बात किया था कि हम आगे देखेंगे मनी बिल और फाइनेंस बिल और संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन तीनों में क्या अंतर है, ये तीनों क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन आज का हमारा विषय जो है संविधान संशोधन विधेयक ना होकर के हम आज मनी बिल और फाइनेंस बिल पे जो है पूरा डिटेल जो है चर्चा करने वाले हैं, ताकि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आईएएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, भारत की होने वाली जीएस की कोई भी एग्जाम्स हो, जहां पे भी इंडियन पॉलिटी से और स्पेशली टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आया है, मैं आपको क्लास के एंड में आज जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको पीवाईक्यू भी यूपीएससी का करा दूंगा, ताकि बाकी इवेंट सारे टॉपिक आप कवर कर लेंगे। तो आज हम पूरे डिटेल में जो है समग्र रूप से जो है मनी बिल और फाइनेंस बिल के अंतर को समझेंगे, इनकी विशेषताओं को समझेंगे, इनकी जटिलताओं को समझेंगे एकदम सिंपल भाषा में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आई थिंक आप लोग तैयार हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार वाई टाइप करेंगे। अब हम अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धन विधेयक का कि क्या विशेष प्रावधान है। अब यहाँ पे आर्टिकल 109 देख के कई बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक से जो है संबंधित है, और बच्चे आर्टिकल 109 जो है क्या कर देते हैं, टिक आउट कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। आपको ऐसा एकदम नहीं करना है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, धन विधेयक से संबंधित जो प्रोसेस की बात की गई है, जो प्रक्रिया से बात की गई है, संबंधित जो प्रक्रिया कहते हैं ना, किसी चीज के लेके प्रोसेस की बात किसमें की गई है, तो धन विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया की बात की गई, याद रखिएगा प्रक्रिया, एग्जाम में कुछ गलती मत कीजिएगा। यानी कि प्रक्रिया से संबंधित जो अनुच्छेद है, धन विधेयक से संबंधित जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया की बात की गई है, वो आर्टिकल 109 में की गई है। क्या आर्टिकल 109 जो है वो धन विधेयक की बात करता है? नहीं करता है। इस बात को एकदम क्लियर याद रखिएगा। धन विधेयक की बात जो है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 बात करता है। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों की। आर्टिकल 109 भी क्या है? धन विधेयक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक से संबंधित नहीं है, सिर्फ इसकी प्रक्रिया की चर्चा जो है अनुच्छेद 109 में की गई है। तो ये गलतफहमी, उम्मीद है आप लोगों को जो है हो गई होगी गलतफहमी दूर। अब हम बात करते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा जो है कैसे निकल के आता है। तो कुछ इसकी बेसिक बातें समझते हैं कि कौन सा विधेयक जो है साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है। यानी चार प्रकार के जो हम विधेयक पढ़ रहे थे, उसमें से कौन सा विधेयक जो है, कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है, वित्त विधेयक, यानी विच टाइप ऑफ बिल्स। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका डिसीजन जो है अध्यक्ष लेते हैं। लोकसभा स्पीकर जो है इसका निर्णय लेते हैं कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है। दूसरी बात करें कि ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो है पेश की जाती है। अब आप कहेंगे कि और भी जैसे साधारण बिल है, क्या उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे कि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक कहते हैं ना, राष्ट्र के मतलब ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें नहीं रहते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या धन विधेयक ही सबसे महत्वपूर्ण है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल धन विधेयक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक क्या है? धन विधेयक है। तो इसलिए इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है? जरूरी होती है। यानी कि धन विधेयक को अगर आपको लोकसभा में पेश करना है या राज्यसभा में पेश करना है, तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये जब पेश किया जाएगा तो ये केवल और केवल लोकसभा में ही पहले पेश किया जाएगा, और उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे नहीं लौटा सकते हैं। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के मतलब कि पूर्व क्या बोलते हैं अनुमति से ही अगर पेश किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उसे जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं।
इसे आप जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इसको लेके सिर्फ 14 दिन की जो है विलंबनकारी शक्ति ही प्राप्त है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये विधेयक जो होता है, धन विधेयक, लोकसभा में ही केवल पहले प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा में ये विधेयक पेश हो जाता है, मतदान हो जाता है, पास हो जाता है, तो इस विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। तो राज्यसभा आखिर इस पे क्या कर सकती है? तो राज्यसभा अपना सुझाव दे सकती है, लेकिन क्या उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य है? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? तो देखिए, यहां पे राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति ही प्राप्त है। इसका मतलब है कि राज्यसभा अपने पास इस बिल को छोड़ दे या किसी सुझाव के साथ वापस कर दे लोकसभा को, लेकिन उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा जो है एकदम बाध्य नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि राज्यसभा ने अगर 14 दिन तक इस विधेयक पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया लोकसभा को, तो क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही 14 दिन का टाइम स्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लोकसभा में जो लोग हैं वो क्या समझेंगे? लोकसभा अध्यक्ष क्या समझेंगे कि ये विधेयक जो है राज्यसभा से पारित हो चुका है, जैसे ही 14 दिन का टाइम स्पेंड होगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन की जो है विलंबनकारी शक्ति ही प्राप्त होती है। इसके संशोधन, इसके सुझाव जो है लोकसभा जो है मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, जो भी राज्यसभा के द्वारा दिया जाता है। और देखिए, इसमें संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये बात आपको पहले ही मैं बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार का संयुक्त जो है अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है, और ना ही आपको देखेंगे कि संविधान संशोधन में भी। तो ये दो बात हमेशा याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक हो या मनी बिल हो, इन दोनों में ही जो है संयुक्त बैठक का जो है कोई भी प्रावधान नहीं लगाया जाता। तो ये हो गया धन विधेयक का जो है विशेष प्रावधान। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा आखिर कैसे निकल के आती है। आपके मन में ख्याल आता होगा, और सर्वाधिक क्वेश्चन, ये देखने में आपको पीपीटी थोड़ा सा छोटा लगेगा, बट विश्वास मानिए मैं इतनी ही मुद्दों से आपको तमाम चीजें धन विधेयक का क्लियर कर दूंगा जो एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक पूछे जाते हैं। इसके आप देखेंगे, जब संविधान खोल के देखेंगे आप, तो धन विधेयक की परिभाषा के लिए कई 7 या 8 बातें दी गई हैं। वो 7-8 बातें मैं अभी क्लास के एंड में आपको दिखाऊंगा भी कि परिभाषा में क्या क्या लिखा गया है। तो उस भाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 बातें जो आपके सामने दिख रही है, अगर ये 3 बातें आप याद रखते हैं तो आपको धन विधेयक का परिभाषा जो है याद हो गया। तो एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं, तो धन विधेयक आखिर क्या होता है? देखिए, मैं एक लाइन में कहूं तो जो धन की बात करता है वो हो गया धन विधेयक, ठीक है। आज जो खर्चे की बात करता है वो हो गया वित्त विधेयक। अब ये नहीं समझ में आया होगा, अभी 2 मिनट का समय दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहले हम सिंपल वे में समझते हैं, फिर आपको डिटेल में जो है आपको बताएंगे। समझिएगा, यहां पे एकदम सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी प्रकार का टैक्स जो है बढ़ाना हो या घटाना हो, ठीक है, बढ़ाना हो या घटाना हो या खत्म करना हो, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि अभी आपका जो है टैक्स जो है, जैसे इनकम टैक्स है, आज 5 लाख पे जो है टैक्स फ्री है। कुछ समय पहले, 15-20 साल पहले अगर आप देखेंगे, या 20 साल पहले अगर आप देखेंगे, तो 4 लाख तक के पेमेंट पे भी जो है क्या लगता था? टैक्स लगता था। लेकिन वर्तमान में 5 लाख रुपए भी अगर आप कमाते हैं तो टैक्स नहीं लगता है। यानी टैक्स को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, दोनों ही शामिल, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी प्रकार के टैक्स की रेट में कमी करना हो या बढ़ाना हो, वो किससे संबंधित होगा? धन विधेयक से। ऐसे ही किसी पहले से टैक्स, मतलब कि इनकम टैक्स का प्रावधान है और उस प्रावधान को ही खत्म कर दिया जाए, किसी टैक्स को ही समाप्त कर दिया जाए, तो ये किसी भी प्रकार का, यानी कि टैक्स को बढ़ाने की बात हो, घटाने की बात हो या समाप्त करने की बात हो, वो सब किस विधेयक में चला जाएगा? वो सब किस विधेयक में चला जाएगा? धन विधेयक में चला जाएगा। ऐसे ही सरकार का ऋण, कर्ज, यानी सरकार जो है कई प्रकार के, आपको पता है कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, भारत हो या भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत तो एक विकासशील देश है, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये सब क्या है? डेवलप्ड कंट्री हैं। तो वो भी घाटे में रहती हैं, वो भी ऋण लेती हैं। तो भारत सरकार भी अगर ऋण लेती है तो वो ऋण के जो पैसे होते हैं वो धन विधेयक के रूप में आते हैं, यानी कि वो भी धन विधेयक के रूप में ही काउंट होगा।
ऐसे ही अगर हम बात करें संचित निधि या आकस्मिक निधि में परिवर्तन, तो आपको पता ही है भारत सरकार का जो मेन खजाना है वो क्या है, संचित निधि है, जिसपे हम लोग डिटेल में आगे बात कर चुके हैं। और बात करें आकस्मिक निधि, तो जैसे कोरोना जैसे महामारी आ गया या ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जहां पे जैसे आपात किसी राज्य में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, ऐसी कोई भी चीजें आकस्मिक जो घटित होती हैं, उसके लिए सरकार एक आकस्मिक जो है निधि बनाई रखती है। जहां पे इसको बनाने के पीछे लॉजिक भी क्या है, इसको धन विधेयक में रखने का लॉजिक क्या है, थोड़ा सोच के देखिएगा, सोचिए, 2 मिनट सोचिए, मैं बताता हूं। इसको धन विधेयक में रहने का इसका मतलब ये है, कई बार आप देखे होंगे राज्य सरकार जो होती है, राज्यसभा जो है सॉरी, तो जो राज्यसभा होती है राज्यों की हित की बात करती है, जबकि लोकसभा जो है देश हित की बात करती है। तो कई बार मान लेते हैं किसी देश में, किसी राज्य में क्या आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, यानी कोई आपदा आई हुई है, और वहां पे अगर हम एक साधारण विधेयक के जैसा पैसा विड्रॉल करने का प्रोसेस अगर बना देते संचित निधि से, तो आप सोचिए क्या होगा। तो यहां पे एक आकस्मिक निधि जो है यहां पे बनाया गया है। मतलब क्या है कि कहीं पे भी बाढ़ आता है, कोई मतलब इमरजेंसी पड़ती है, तो सरकार आकस्मिक निधि से जो है, राष्ट्रपति जो है तुरंत जो है पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे राज्यसभा से जो है उसको पास कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही आप देखेंगे धन विधेयक में क्या हो गया, संचित निधि से और आकस्मिक निधि से जो भी परिवर्तन होता है वो सब किस में आ जाएगा, धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए यही टोटल बात को जो है आर्टिकल 110 में जो है बहुत ही डिटेल में दिया गया है, जो अभी हम क्लास के एंड में आप लोग को आर्टिकल 110 भी दिखाएंगे और समझाएंगे। तो अगर ओवरऑल याद रखें तो आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक की बात करता है। आर्टिकल 110 जो है क्या करता है, धन विधेयक की बात करता है, मनी बिल की बात करता है। और आर्टिकल 110 के इतर यानी आर्टिकल 110 के बाहर जो है क्या हो जाएंगे, वो अगर धन से संबंधित है तो वो वित्त विधेयक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है धन विधेयक है, साथ में कई बार ये भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कौन धन विधेयक नहीं है। तो जैसे जुर्माना, आप लोग देखते होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित या चालान जो कटता है या कई प्रकार के जुर्माने जो है आपके देश में लगते हैं, आप देखते आ रहे हैं। तो जुर्माना भी क्या है, धन से संबंधित है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जुर्माना जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे ही लाइसेंस आप देखेंगे, भारत में अगर आपको शराब की दुकान चलाने हैं, ठीक है, बिहार में तो बंद है, यानी यूपी की बात कर लेते हैं, तो वहां पे अगर आपको कोई शराब का दुकान खोलना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस के लिए आपको मोटी रकम चुकानी पड़ती है। आपको बंदूक या पिस्तौल की दुकान खोलनी है तो वहां पे भी आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, और वहां पे भी आपको कुछ लाइसेंस चार्ज देना पड़ता है। तो जो यहां से भी धन का आगमन हुआ, लेकिन क्या ये धन विधेयक है, नहीं है। तो आपको ये ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित नहीं है। तो जो है वो तो है आपके सामने, जो नहीं है उसे भी आपको जानना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको धन विधेयक का परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा। अभी इसको संविधान में कौन सी परिभाषा दी गई है उसे भी हम समझेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल धन विधेयक। अब आपको मैं बताता हूं कि वित्त विधेयक भी जो है वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है वित्त विधेयक टाइप ए यानी कैटेगरी ए, और एक होता है वित्त विधेयक टाइप बी यानी कि कैटेगरी बी, यानी कि वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। तो वित्त विधेयक की चर्चा की गई है आर्टिकल 117 में, ठीक है, वित्त विधेयक की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 117 में। और उसमें भी कैटेगरी ए की चर्चा की गई है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, और आर्टिकल 117 क्लॉज 2 में जो है कैटेगरी बी की बात की गई है। तो अगर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में अंतर की बात करें तो बस 2 ही अंतर है मेजरली, ध्यान से समझिएगा। पहला अंतर है कि ये केवल लोकसभा में ही जो है प्रारंभ किया जा सकता है और फिर ये राज्यसभा में जाता है। बात समझ में आया? जबकि ये किसी भी सदन में, टाइप बी जो है वो किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। यानी आपको इसको लाना है वित्त विधेयक टाइप 2 को, तो आप लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन जो टाइप 1 है, ए है, ठीक है, यानी 117 क्लॉज 1 है, वो सिर्फ लोकसभा में ही, यानी जैसे मनी बिल था वैसे ही इसको ला सकते हैं। और इसे जो है क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा इसे क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। जबकि मनी बिल में अस्वीकार करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वित्त विधेयक टाइप 1 में जो है अस्वीकार करने की शक्ति जो है राज्यसभा को है। और यहां पे भी आप देखेंगे कि राज्यसभा को जो है अस्वीकार करने की शक्ति है,
ठीक है, तो मनी बिल के तुलना में दो अंतर आप समझ गए होंगे, और इसमें संयुक्त अधिवेशन हो सकता है और इसमें भी संयुक्त अधिवेशन जो है हो सकता है। ठीक है, तो ये वित्त विधेयक के दो टाइप थे। वित्त विधेयक के कितने टाइप थे? दो टाइप थे, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वित्त विधेयक और मनी यानी कि धन विधेयक में क्या अंतर होता है। चलिए आते हैं उस पे भी। अब देखिए यहां पे मैंने बहुत संक्षिप्त था आपको चीजें लिख रखी हैं कि आय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर। तो आय और व्यय से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो सब वित्त विधेयक होता है, वो सब क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। तो मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे। तो मेरा आंसर होगा हां, यानी कि जो धन विधेयक होगा वो तो वित्त विधेयक होगा, इसका आंसर हो जाएगा हां। फिर दूसरा सवाल है कि क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? अब इसको एक वेन डायग्राम से आप समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं बात करता हूं, इस आकृति को देखिएगा, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये क्या है? वित्त विधेयक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वित्त विधेयक है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है टाइपिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, मैं आपसे अगर कहता हूं कि ये वित्त विधेयक है, तो अब बताइएगा, ये वेन डायग्राम आप मैथ पढ़े होंगे, ये पूरा वित्त विधेयक है। और इसी में मैं आपको कहूं कि ये एक छोटा सा हिस्सा जो है ये वाला, यानी ये वित्त विधेयक में इतने प्रावधान है, लेकिन ये कुछ पार्टिकुलर, कुछ विशिष्ट, कुछ चुनिंदा, इसी चुनिंदा हिस्से को मैंने क्या नाम दे दिया? धन विधेयक। धन विधेयक क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? धन विधेयक। यानी कि जो विधेयक धन विधेयक होगा वो इस बड़े से जो आकृति है उसका हिस्सा तो है ही, यानी कि जो धन विधेयक होगा वो वित्त विधेयक तो होगा, लेकिन जो वित्त विधेयक है क्या वो धन विधेयक है? नहीं। यानी कि प्रत्येक धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। इस पे भी क्वेश्चंस आया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये मैं आपको बताने वाला था, यहां पे देखिएगा। तो वित्त विधेयक आपको समझ में आ गया होगा, आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। ऐसे ही धन विधेयक क्या होता है? मनी बिल क्या होता है? तो धन विधेयक से तात्पर्य ऐसे विधेयक से है जिसमें आय और व्यय से संबंधित कुछ विशिष्ट, ये क्या हो गया? कुछ विशिष्ट, और इसी कुछ विशिष्ट से जो है वित्त विधेयक का कंसेप्ट निकल के आ जाता है। कुछ चयनित यानी सेलेक्टिव जो होता है वही क्या हो जाता है? धन विधेयक हो जाता है। और भारत में अगर धन विधेयक की बात करें तो ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई या सभी प्रावधान हो, यानी 110 से संबंधित कोई एक प्रावधान की बात कर रहा हो तभी धन विधेयक, या सभी प्रावधान की बात कर रहा हो तब भी धन विधेयक। अब आप ये कह रहा है कि कोई एक से संबंधित कोई या सभी, तो अब ये कोई या सभी का क्या मतलब है? तो यहां पे आते हैं, आगे देखिएगा। देखिए, तो ये आर्टिकल 110 में कौन से विषय की बात की गई है? तो आर्टिकल 110 में ये तमाम विषय आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कि किसी कर का अधिरोपण हो, साधन हो, परिहार हो, परिवर्तन हो, वही जो मैंने आपको कर के बारे में बताया था। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने की जो मैंने आपको बता समझा चुका हूं। संस्कृति निधि बता चुका, निकालना या आकस्मिकता निधि सब बता चुका हूं। भारत की संस्कृति निधि, भारत के लोक लेखा, ये तमाम चीजें मैंने आपको जो है क्या कर दिया है? 3 पॉइंट में ही बता दिया है। तो ये 7 पॉइंट और भी है इसमें, और ये सभी, ये सब क्या है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जिसे हमने आपको सिर्फ 3 पॉइंट में समझाया था, और वो बहुत ही सरलता से आपको चीजें समझ में आ गई थी। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये भारत में वित्त विधेयक का 2 टाइप मैंने बता दिया। टाइप 1 यानी फाइनेंस बिल 1 जिसकी चर्चा आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, और वित्त विधेयक 2 जिसकी चर्चा जो है फाइनेंस बिल 2 यानी टाइप आर्टिकल 117(3) में किया गया है। अब ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई या सभी विषय हो, अनुच्छेद 110 के बाहर का भी विषय शामिल हो, तो वो क्या हो जाएगा?
वित्त विधेयक हो जाएगा। ऐसे वित्त विधेयक 2 क्या है कि ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 का कोई प्रावधान ना हो लेकिन भारत की संचित निधि से धन खर्च करने का प्रावधान हो तो वित्त विधेयक 2 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर पहले ही मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए धन विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है कि ये केवल लोकसभा में पेश होता है। क्या हम इसे राज्यसभा में पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंट्रोड्यूस करना यानी कि लोकसभा से पास होकर तो राज्यसभा में जाएगा लेकिन पहली बार जब पेश होगा तो केवल लोकसभा में ही होगा। दूसरी बात की राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति पहले सिफारिश करेंगे कि इस बिल को लाया जाए तभी आएगा, यानी उनकी आज्ञा अगर नहीं होगी तो इस बिल को जो है लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है और यह केवल मंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे ही ये साधारण बहुमत से पारित होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को लेके इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने के बाद एक ऑटोमेटिकली मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के माइंड में बढ़ जाता है कि धन विधेयक माने बहुत बड़ा चीज और इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। नहीं, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये साधारण बहुमत से ही पारित होता है। ठीक है, तीसरी बात की राज्यसभा जो है धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, केवल अपनी सिफारिश के साथ 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति जो है राज्यसभा को होती है जो 14 दिन के बाद लौटाती है और लोकसभा सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ऐसे ही बात करें सिद्धांत और व्यवहार, दोनों में लोकसभा शक्तिशाली और व्यवहार में जो है राज्यसभा को केवल 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस जो है नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति को अपना वीटो जो है यहां पर भी प्राप्त है। वीटो में क्या है कि वो उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं? अस्वीकार भी कर सकते हैं, यानी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए जो इनको प्राप्त नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 111 विधेयकों पे अनुमति, तो ये आपको पता है कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ये तमाम चीजें जो है आप ऑलरेडी जो है समझ चुके हैं। वित्त विधेयक 1 के बारे में ये बातें लिखी गई है कि केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है और ये साधारण विधेयक के समान ही होता है, यानी राज्यसभा इसे संशोधित अस्वीकृत कर सकती है। दोनों सदनों के गतिरोध पे संयुक्त बैठक भी हो सकता है और राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए आप पहले से जान चुके हैं। ऐसे ही वित्त विधेयक 2 में है कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जो अंतर मैंने पहले ही बता दिया है, और ये सदन से पारित होकर दूसरे सदन में तभी भेजा जाएगा जब राष्ट्रपति ने सदन में विधेयक पर विचार की अनुमति दे दी हो। तो उम्मीद है मुझे कि आपको वित्त विधेयक टाइप 1, टाइप 2 और मनी बिल, ठीक है, तो इन तीनों में ही अंतर आपको पूर्णतः जो है स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए यूपीएससी में यहां से ढेर सारे सवाल पूछे गए। जैसे एक सिंपल सा यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनी बिल जो है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक की बात कर रहा है, मनी बिल किया जा सकता है, लेकिन इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? स्टेटमेंट सही है कि गलत है? स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ किस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में। इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। वित्त बिल यानी कि फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक की बात किया जा रहा है, एक प्रकार का मनी बिल है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सभी प्रकार का धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक तो होता है, लेकिन क्या सभी प्रकार का वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? नहीं होता है। बात समझ में आया? यानी फिर से यहां समझ लीजिएगा, ये पूरा जो है वित्त विधेयक है, ये पूरा वित्त विधेयक है और इसी में से एक सेलेक्टिव जो है, अगर मैं कह दूं कि ये क्या है? धन विधेयक है। ये क्या है? धन विधेयक है। यानी कि वित्त विधेयक तो धन विधेयक होगा। बताइए जरूरी है? नहीं है, लेकिन धन विधेयक तो होगा ही। वेन डायग्राम का बेसिक मैथ है, ठीक है। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि वित्त विधेयक यानी कि वित्त विधेयक जो है एक प्रकार का मनी बिल है। ये गलत है, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी को उल्टा कर दें कि मनी बिल जो है वित्त विधेयक का एक प्रकार है तो एकदम सही हो जाता है, लेकिन ये उल्टा लिख दिया गया है। ऐसे ही तीसरी बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को मनी बिल यानी कि धन विधेयक को रोकने का अधिकार है, तो एकदम सही है। तो यहां पे केवल ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो यहां पे भी आप पढ़ सकते हैं
चलिए थैंक यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको देख के जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।